जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा। किसी गांव में एक विद्वान पंडित रहता था। एक दिन वह पंडित अपने बचपन के मित्र से मिलने दूसरे गांव जा रहा था। उसका मित्र बचपन से ही गूंगा और एक पैर से अपाहिज था। उसका गांव बहुत दूर था और रास्ते में कई और छोटे छोटे गांव भी पड़ते थे। वह पंडित अपनी धुन में चला जा रहा था। अचानक उसे रास्ते में एक आदमी मिला। वह आदमी देखने में बड़ा ही हष्ट-पुष्ट था। वह आदमी पंडित के साथ साथ चलने लगा। पंडित भी सोचने लगा, चलो अच्छा है, साथ साथ चलते हुए रास्ता जल्दी कट जाएगा। थोड़ी देर के बाद पंडित ने उस आदमी से उसका नाम पूछा। आदमी ने अपना नाम महाकाल बताया। पंडित को यह नाम बहुत ही अटपटा लगा। अब पंडित और महाकाल साथ साथ चलने लगे। रास्ते में एक गांव आया। महाकाल ने पंडित से कहा, भाई साहब, मैंने इस गांव में एक संदेश देना है, मैं तुमसे आगे जाकर मिलता हूँ। पंडित ने कहा, ठीक है भाई, और पंडित अपनी धुन में आगे चल पड़ता है। तभी उस गांव में एक भैंसे ने एक आदमी को मार दिया। जैसे ही उस भैंसे ने आदमी को मारा, ठीक उसी टाइम महाकाल पंडित के वापस आ गया। फिर पहले की तरह महाकाल पंडित के साथ साथ चलने लगा। चलते हुए दोनों गांव के बाहर पहुंच गए। वहां पर एक मंदिर था। रुकने का भी ठीक ठाक प्रबंध था। पंडित के मित्र का घर अभी काफ़ी दूर था। उसने महाकाल से कहा, भाई रात होने वाली है, एक काम करते हैं, आज हम इस मंदिर में रुक जाते हैं, भोजन करके सुबह निकल लेंगे। महाकाल ने कहा, ठीक है भाई, मुझे इस गांव में किसी को कोई सामान देना है, वो सामान देकर अभी थोड़ी देर में आता हूँ। यह कहकर महाकाल वहां से चला गया। महाकाल के जाते ही उस गांव में आग लग गई और वह आग पूरे गांव में फैल गई। आग को देखकर पंडित घबरा गया और सोचने लगा, यह महाकाल जहां भी जाता है वहीं कुछ न कुछ हो जाता है, कोई ना कोई तो गड़बड़ जरूर है। लेकिन पंडित ने महाकाल से कुछ भी नहीं पूछा। सुबह हुई, दोनों साथ साथ फिर चलने लगे। आगे एक गांव और आया। महाकाल ने पंडित से कहा, आप आगे चलिए, मैं आपको आगे मिलता हूँ। यह कहकर महाकाल आगे चलने लगा। लेकिन इस बार पंडित आगे नहीं बढ़ा, बल्कि वही खड़े होकर महाकाल को देखने लगा कि यह कहाँ जा रहा है और क्या कर रहा है। तभी पंडित को लोगों की आवाज़ें सुनाई दी। एक आदमी को सांप ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। तभी पंडित के सामने महाकाल वापस आ जाता है। पंडित ने इस बार महाकाल से पूछ ही लिया, तुम जहाँ जाते हो वहीं पर कुछ न कुछ हो जाता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो ऐसा क्यों होता है? महाकाल ने बोला, पंडित जी, आप मुझे बहुत ज्ञानी और विद्वान लगे थे, इसलिए मैं आपके साथ साथ चल रहा था, क्योंकि ज्ञानी का साथ लेना अच्छा होता है। क्या तुम अभी भी सच में कुछ नहीं समझे कि मैं कौन हूँ? पंडित बोला, समझ तो गया हूँ, लेकिन मुझे थोड़ी सी शंका है। अच्छा होगा अगर आप स्वयं ही मुझे बता दो कि आप कौन हो। इस पर महाकाल ने बताया, पंडित जी, मैं यमदूत हूँ और यमराज की आज्ञा से उन लोगों के प्राण हरता हूँ जिनकी आयु पूरी हो गई है। यह सुनकर पंडित थोड़ा घबरा गया और फिर हिम्मत करके बोला, अगर भाई तुम सच में यमदूत हो तो बताओ, अगली मृत्यु किसकी लिखी है? यमदूत बोला, पंडित जी, अगली मृत्यु आपके इसी दोस्त की है जिससे आप मिलने जा रहे हो, और उसकी मृत्यु का कारण तुम ही बनोगे। यमदूत की बात सुनकर पंडित जी चौंक गए और वह सोचने लगा, यदि यह महाकाल यमदूत ही है तो इसकी बात जरूर सच निकलेगी और उसके कारण मेरे सबसे प्रिय मित्र की मृत्यु हो जाएगी। इससे तो यही ठीक होगा कि मैं अपने मित्र से मिलने ही ना जाऊं। कम से कम मैं अपने मित्र की मृत्यु का कारण तो नहीं बनूंगा। महाकाल बोले, पंडित जी, जो आप सोच रहे हो वह मुझे पता है। अगर तुम अपने मित्र से मिलने नहीं जाओगे तो भी भाग्य बदल नहीं जाएगा। तुम्हारे उस मित्र की मृत्यु निश्चित है और वह अभी कुछ ही समय में होने वाली है। महाकाल की यह बात सुनकर पंडित को झटका लगा, क्योंकि महाकाल ने पंडित के मन की बात जान ली थी, जो कि किसी सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं था। पंडित को यकीन हो गया था कि महाकाल ही यमदूत है। अब पंडित अपने मित्र की मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहता था, इसीलिए वह अपने गांव की तरफ वापस लौटने लगा। परंतु जैसे ही वह वापस मुड़ा, उसने देखा उसका दोस्त तेजी से उसकी तरफ आता दिखाई दिया। मित्र पंडित को देखकर बहुत ही खुश दिखाई दे रहा था। मित्र को देखकर उस पंडित को ऐसा लगा जैसे वह मित्र काफ़ी तेज गति से उसके पीछे आ रहा था। लेकिन बचपन से ही पंडित का मित्र गूंगा और एक पैर से अपाहिज होने के कारण ना तो पंडित के पास पहुंच पा रहा था और ना ही उसे आवाज़ दे पा रहा था। लेकिन जैसे ही वह पंडित के पास पहुंचा, उसे अचानक से चक्कर आने लगा और उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। पंडित हक्का बक्का सा हो के महाकाल की तरफ देखने लगा, जैसे कि वह कह रहा हो कि यह क्या हो गया। महाकाल को पंडित के मन की बात पहले से ही पता थी,
वह कहने लगा, तुम्हारा मित्र पिछले गांव से ही तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा था, क्योंकि वह गूंगा और अपाहिज होने के कारण तुम्हें आवाज़ नहीं दे पाया और ना ही आपके पास पहुंच पाया। आपका मित्र पूरी ताकत के साथ आपकी तरफ बढ़ रहा था, लेकिन बुढ़ापे की वजह से वह जल्दी पहुंच नहीं पाया और उसकी सांस फूलने लगी, इसीलिए तुम उसकी मृत्यु का कारण बने हो। पंडित को अब यकीन हो चुका था कि महाकाल ही यमदूत है और जीवों के प्राण हरना उसका कर्म है। पंडित विद्वान आदमी था, उसको पता था कि मृत्यु पर किसी का बस नहीं चल सकता। यह सोचकर उसने अपने आप को संभाल लिया और पंडित को अब अपनी मृत्यु के बारे में जानने की उत्सुकता हुई। उसने महाकाल से पूछा, अगर मेरी मित्र की मृत्यु होनी थी तो तुम मेरे साथ साथ क्यों चल रहे थे? इस पर महाकाल बोले, मैं तो सबके साथ साथ चलता हूँ, बस आदमी ही मुझे पहचान नहीं पाते, क्योंकि लोगों के पास अपनी समस्या के अलावा किसी दूसरे के बारे में सोचने का समय ही नहीं मिलता। पंडित ने अपने बारे में पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो मेरी मृत्यु कब और किस समय होने वाली है? इस पर महाकाल बोले, कोई भी व्यक्ति अपनी मृत्यु के बारे में जानने का ज़्यादा इच्छुक नहीं होता, क्योंकि तुम एक विद्वान पंडित हो और अपने मित्र की मृत्यु को तुम बड़ी आसानी से सहन कर लिया, इसलिए मुझे लगता है कि तुम अपनी मृत्यु के बारे में जानकर दुखी नहीं होगे। सुनो पंडित, तुम्हारी मृत्यु आज से 6 महीने बाद आज के दिन होगी, लेकिन दूसरे राजा के राज्य में फांसी लगने से होगी। लेकिन खुशी की बात यह है कि तुम उस फांसी को स्वीकार कर लोगे। इतना कहकर महाकाल वहां से जाने लगा, क्योंकि पंडित के साथ चलने का कोई कारण नहीं था। महाकाल के जाने के बाद पंडित ने अपने मित्र का दाह संस्कार किया और फिर से अपने गांव की तरफ जाने लगा। कोई भी आदमी कितना ही ज्ञानी क्यों न हो, अपनी मृत्यु का कारण जानकर वह दुखी हो ही जाता है और वह मृत्यु से बचने का कोई न कोई उपाय जरूर करता है। लेकिन पंडित बहुत ज्ञानी था, उसकी सोच उस राजा तक थी और वह सोचने लगा, राजा के पास तो बहुत से ज्ञानी मंत्री और राजगुरु होते ही हैं, इसलिए वे सभी विद्वान उसकी मृत्यु का कोई ना कोई समाधान निकाल ही लेंगे। और यही सोचकर वह पंडित उस राजा के दरबार में पहुंच जाता है और राजा को महाकाल की सारी बात बताई। राजा ने पंडित की इस समस्या के लिए अपने मंत्रियों से और राजगुरु से इस बात पर विचार विमर्श किया। विचार विमर्श से यह तय हुआ कि अगर पंडित की महाकाल वाली बात सही है तो पंडित की मृत्यु 6 महीने में हो जाएगी, लेकिन हाँ, उसकी मृत्यु तो तब होगी जब वह दूसरे राज्य में जाएगा। यदि वह पंडित दूसरे राज्य में जाए ही ना तो उसकी मृत्यु नहीं होगी। मंत्रियों की यह सलाह राजा को उचित लगी। फिर क्या था, राजा ने अपने महल में ही उस पंडित को रखने की व्यवस्था कर ली। राजा ने सबको कह दिया, कोई भी इस पंडित से मेरी आज्ञा के बिना नहीं मिलेगा, लेकिन पंडित कहीं पर भी आ जा सकता है। पंडित को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वह कैद में है, क्योंकि पंडित डर के मारे कहीं पर भी आता जाता नहीं था। अब पंडित राजा के महल में ही रहने लगा और धीरे धीरे वह समय भी आ गया जब पंडित की मृत्यु होनी थी। और जिस दिन पंडित की मृत्यु होनी थी उससे एक रात पहले पंडित इतना डर गया कि डर के मारे वह रात को जल्दी सो गया, ताकि वह रात और अगला दिन जल्दी जल्दी बीत जाए और उसकी मृत्यु टल जाए। परंतु पंडित को नींद में चलने की बीमारी थी और उसकी इस बीमारी के बारे में पंडित भी नहीं जानता था और किसी से कहने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था, इसलिए राजा को यह बात नहीं पता थी। उस रात भी पंडित नींद में चला और चलते हुए वह राजा के महल से निकलकर अस्तबल में पहुंच गया। पंडित राजा का खास मेहमान था, इसीलिए वह महल की किसी भी पहरेदार ने उसे नहीं रोका। पंडित नींद में ही सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़े के ऊपर सवार हो गया और वह महल से बाहर निकल गया और दूसरे राज्य की सीमा में पहुंच गया। वहां वह दूसरे राजा के महल में भी पहुंच गया। आखिर किसी ने सच ही कहा है, इंसान की मृत्यु जहां लिखी होती है वह वहां स्वयं ही पहुंच जाता है। जब वह दूसरे राजा के महल में पहुंचा तो वहां भी उसे किसी ने रोका नहीं, क्योंकि आधी रात का समय था, सब पहरेदार नींद में थे। इसलिए वह पंडित चलते चलते राजा के शयन कक्ष में पहुंच गया और राजा रानी के बगल में ही वह पंडित सो गया। राजा ने पंडित को अपनी रानी के बगल में सोता देखकर आग बबूला हो गया। तभी पंडित को गिरफ्तार कर लिया गया। पंडित को समझ नहीं आ रहा था कि वह दूसरे राज्य में कैसे पहुंच गया और वह भी राजा के शयन कक्ष में। पंडित ने राजा को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वहां पंडित की कौन सुनता। राजा ने पंडित को दरबार में लाने का हुक्म दिया।
कुछ समय बाद राजा का दरबार लगा और वहाँ उसे पंडित को लाया गया। राजा को पंडित देखकर बहुत गुस्सा आया और वही राजा ने हुक्म दिया कि इस पंडित को फांसी पर लटका दो। फांसी की खबर सुनकर पंडित थर थर काँपने लगा। फिर भी उसने हिम्मत कर राजा से कहा, महाराज, मैं नहीं जानता इस राज्य में कैसे पहुंचा। मैं यह भी नहीं जानता कि मैं आपके शयन कक्ष में कैसे पहुंचा और आपके किसी पहरेदार ने भी मुझे नहीं रोका। बस मैं इतना जानता हूं कि आज के दिन मेरी मृत्यु लिखी थी और वह होने जा रही है। राजा को पंडित की बात थोड़ी अटपटी लगी। राजा ने पूछा, तुम्हें कैसे पता पंडित की आज मृत्यु होने वाली है? तब पंडित ने राजा को पिछले 6 महीने की और महाकाल की बात बताई और कहने लगा, महाराज, मुझ में तो क्या किसी भी सामान्य व्यक्ति की इतनी हिम्मत नहीं कि वह राजा के शयन कक्ष में आने का साहस कर सके। पंडित की बात सुनकर राजा थोड़ी सोच में पड़ गया। फिर बोला, पंडित, अगर तुम्हारी बात सच है तो मैं तुम्हारी मृत्यु का कारण नहीं बनूंगा, लेकिन तुम झूठ बोल रहे हो तो आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। संयोग से वह पड़ोसी राजा उस राज्य का मित्र था, इसीलिए उस राजा ने दूत के हाथ राजा को एक पत्र भेजा और पंडित की बात का प्रमाण मांगा। शाम तक वह राजा का दूत महल में आया और उसने सब कुछ बताया कि महाराज, यह पंडित सच बोल रहा है। उस राजा ने इस पंडित को अपने महल में रखने की पूरी व्यवस्था रखी थी। पिछले 6 महीने से यह पंडित उस राजा का मेहमान था। कल रात को वह राजा इस पंडित से उसके शयन कक्ष में भी मिला था। राजा भी नहीं जानता था कि इस राजमहल में कैसे आ गया। महाराज, उस राज्य की राजा के अनुसार इस पंडित को फांसी की सजा देना उचित नहीं है। दूत की सारी बातें सुनकर राजा के सामने एक नई समस्या आ गई, क्योंकि उसने बिना पूरी बात जाने ही पंडित को फांसी की सजा सुना दी थी। अगर पंडित को फांसी की सजा नहीं दी गई तो राजा के कथन का अपमान होगा। अगर राजा के कथन का अपमान मान रखा गया तो एक निर्दोष व्यक्ति को फांसी की सजा हो जाएगी। राजा ने अपने इस समस्या के बारे में अपने मंत्रियों और राजगुरु से विचार विमर्श किया। जब मंत्रियों और राजगुरु ने आपस में विचार करके राजा से कहा, महाराज, आप पंडित को कच्चे सूत से फांसी लगा दो। इससे आपका कथन का मान भी होगा और पंडित की जान भी बच जाएगी। राजा को मंत्री और राजगुरु की बात सही लगी। राजा ने कच्चे सूत में पंडित को फांसी देना तय कर लिया और पंडित भी खुशी खुशी से फांसी चढ़ने को तैयार हो गया, जैसे महाकाल ने कहा था। और जैसे ही पंडित को फांसी दी गई, कच्चे सूत का धागा टूट गया। लेकिन धागा टूटने से पहले धागा अपना काम कर चुका था। पंडित के गले की नस कट चुकी थी। इस कच्चे सूत के धागे से पंडित जमीन पर पड़ा हुआ था। उसके गले से खून निकल रहा था और देखते ही देखते पंडित की मृत्यु हो गई। सभी यह देखकर हक्के बक्के हो गए थे कि कच्चे सूत से भी किसी की मृत्यु हो सकती है। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था, लेकिन घटना घट चुकी थी। भाग्य ने अपना काम कर दिखाया था। पंडित और राजा ने 1000 कोशिशें की, लेकिन दोनों भाग्य के सामने हार चुके थे। महाकाल की बात सच निकली। जो होना होता है वह होकर रहता है। यह सब भगवान के हाथ में होता है। दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि इंसान को अपने सही कर्म करने चाहिए, बाकी सब भगवान पर छोड़ देना चाहिए। धन्यवाद।